एंड एक पूरी एनसीईआरटी में ना मैं आप लोगों को पॉइंट्स हाईलाइट कराऊंगी कि मैक्सिमम आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस इसी टॉपिक से मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी आप इस चैप्टर को खोलेंगे, जितनी चीजें मैं हाईलाइट करा के रखूंगी सिर्फ आप उन्हीं को पढ़ रिपीटेडली, ठीक है। समझ आ गया? ओके मैम। चलो अब देखो बॉडी Yes, फ्लूइड ma'am. सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर हम लोगों को बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले वी गेट टू नो कि हमारा जो ब्लड है वो क्या है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट है? ब्लड के अंदर आपका एक फ्लूइड वाला पार्ट होता है जिसके अंदर आपका प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या है? ब्लड, सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर एक फ्लूइड पार्ट है, एक प्लाज्मा है और एक फॉर्म्ड एलिमेंट। Formed element. वेरी गुड। अब इसको शॉर्टली याद करने का तरीका आप ऐसे लिखोगे, हमारे पास है ब्लड, ठीक है। अब ब्लड को हम लोगों ने फ्लूइड वाले पार्ट के अंदर तो हमको इतना नहीं जाना है, दो चीजें हमने पढ़ा, एक है इसके अंदर आपका प्लाज्मा और दूसरा क्या बताया हमने? Formed elements. फॉर्म्ड एलिमेंट। अपनी अपनी एनसीईआरटी पे भी ध्यान देना है। प्लाज्मा पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है? 55। 55% होता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना रह गया फिर? मैम 45. 45। 45% आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए। आपका जो ये प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्वेश्चन आता है यहाँ से डायरेक्टली कि क्या होता है? Water. वाटर होता है। 6 से 8% यहाँ पे होता है क्या? Protein. प्रोटीन। अब ये प्रोटीन में भी दे आर सेइंग, यहाँ से भी अगेन क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आपके 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। कैसा क्वेश्चन मिलेगा? Match the following. The following. सबसे पहला है आपका फाइब्रिनोजन, Fibrinogen. सेकेंड Globulin. ग्लोबुलिन एंड देन Albumin. एल्ब्यूमिन। अब इनके फंक्शन, फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या होता है? Protein. क्लोटिंग में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म में ये हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में ये हेल्प करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा ये बोलते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर हो गया, 6 से 8% प्रोटीन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मिनरल्स भी होते हैं और वो मिनरल्स के अंदर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, इस टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट या अगर हमने क्या किया, प्लाज्मा के अंदर से क्या निकाल दिया, सारे क्लोटिंग प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, तो दिस इज नोन एज सीरम। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ तक। तो समझ में आया पहले पैराग्राफ में से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? Yes, ma'am. चलो अब आते हैं हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं आपके वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है आपका एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट इज आल्सो नोन एज आरबीसी। सेकंड होता है आपका Leukocyte. ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इज नोन एज डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले आपको इनका काउंट याद रखना है। आरबीसी का काउंट कितना होता है? 5.5 मिलियन होता है। इनका लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज का। आरबीसी की शेप क्या होती है? बाइकॉन्केव इसकी शेप होती है। कलर कैसा होता है आरबीसी का? रेड जस्ट बिकॉज ऑफ आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 to 14 ग्राम होना चाहिए एवरी 100 ml of blood. एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में। अब आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है नहीं होता है?
मैम नहीं नहीं होता। दो मैम। न्यूक्लियस नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? ताकि इसका जो सारा का सारा स्पेस है, हम उस स्पेस को किस लिए यूज कर पाए? ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए यूज कर पाए। अब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो ये डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, इसीलिए इसकी एक फिक्स लाइफ स्पेन है। अब जब इसके 120 डेज का लाइफ स्पेन फिनिश हो गया तो उसके बाद आपके आरबीसी की डेथ हो जाएगी। अब डेथ हो गया, वो कहाँ जाएगा? अपने ग्रेवयार्ड में जाएगा। स्प्लीन। आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या होता है? क्लीन। स्प्लीन। स्प्लीन। और आरबीसी का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन मैम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। सिर्फ Gases. ऑक्सीजन ही करता, CO2 भी करता है दीदी। ओके मैम। रेस्पिरेटरी गैसेस का ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब अगर थोड़ा सा इससे पहला ब्रीथिंग वाला चैप्टर है, उसमें अगर मैं आपको लेके आऊं, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 का भी करता है। ऑक्सीजन Yes. वैसे 90 से 97% 97। या यस मैम। 90 नहीं था, डायरेक्ट 97%। 97% किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा के थ्रू होता है। और रेस्ट 3% किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा। मैम 97% तो आरबीसी होता है। बाइकार्बोनेट हाँ, और एग्री कर रहे हो सबके सब। 97% हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है भाई, 3% मैम प्लाज्मा प्लाज्मा। होता है। ठीक है। अब CO2 की बात करेंगे, CO2 में 70 से 75% किसके थ्रू होता है? मैम बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है। 25% किस में होता है? 20 से 25% आरबीसी के थ्रू। हीमोग्लोबिन या आरबीसी। और रेस्ट कितना बच गया? 7% 7%। प्लाज्मा के थ्रू। प्लाज्मा। के थ्रू। ये आपको कंपोजिशन याद रखना है, जो कि हम ब्रीथिंग वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अब नाइन ने पूछे स्प्लीन क्या होता है। बेटा स्प्लीन एक लिम्फोइड ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। इज द लिम्फोइड ऑर्गन, जिसके बारे में आप लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में पढ़ते हो। ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में रिवाइज हो जाएगा। ये समझ में आया आरबीसी के लिए क्या क्या चीजें याद रखनी है? यस मैम। यस मैम। अब आ जाओ हमारे पास ल्यूकोसाइट्स के ऊपर। ल्यूकोसाइट्स देखो, इसी से थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ना। हमारे पास आरबीसी का काउंट कितना था? 5 से 5.5 मिलियन। ऐसे ही ल्यूकोसाइट का काउंट कितना है? 6K से 8K। MM, ये भी MM क्यूब था, ये भी MM क्यूब में दिया हुआ था इन्होंने। नेक्स्ट चीज, इनकी शेप क्या होती है? इरेग्युलर शेप हम इनकी बोल सकते हैं, या फिर अमीबॉइड शेप भी हम इसकी बोल सकते हैं। कोई प्रॉपर शेप इनकी नहीं होती है। अब इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, मतलब अप्रोक्स 1 वीक का मान के चलो इनका होता है। ठीक है, सिर्फ 1 वीक के अराउंड इनका लाइफ स्पेन कंसीडर किया जाता है। अब जो ये हमारे WBC है ना, ये WBC 2 टाइप के होता है। कौन कौन से? सबसे पहले ग्रान्युलोसाइट एंड ग्रानुलोसाइट। ग्रानुलोसाइट मतलब छोटे छोटे ग्रान्यूल्स प्रेजेंट है, एक ग्रानुलोसाइट में ग्रान्यूल्स नहीं है। ग्रानुलोसाइट कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफाइल। NEB, या फिर इसको शॉर्ट में अगर बोले तो BEN, बेन। और एक ग्रानुलोसाइट लिम्फोसाइट। मोनोसाइट। E4 यूसाइनोफिल। N4 न्यूट्रोफिल। L4 लिम्फोसाइट। M4 मोनोसाइट। चलो अब इनके ना इनके फंक्शंस पे क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनके फंक्शन पे भी। बेसोफिल का फंक्शन क्या होता है? मैम ये सेरोटोनिन हिस्टामिन वगैरह सीक्रेट करता है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। इन्फ्लामेशन के लिए। इन्फ्लामेशन समझते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर कहीं पे भी स्वेलिंग वगैरह का हो जाना। अब ये स्वेलिंग किसकी वजह से होता है? 3 केमिकल ये सिक्रीट करता है। कौन कौन सा? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। सेरोटोनिन एंड
हेपेरिन हेपेरिन। बेसोफिल की परसेंटेज कितनी होती है? 0.5 to 1%। 0.5 से सबसे कम अमाउंट में क्या होता है? सबसे कम अमाउंट में हमारे पास बेसोफिल्स ही होते हैं। इओसाइनोफिल का फंक्शन बताओ। एलर्जिक एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। रेसिस्ट करते हैं किसको? इन्फेक्शन एलर्जिक को रिएक्शन रेसिस्ट करते हैं। कितना परसेंट एंटी होता है? हिस्टामाइन होता है 2 to 3%। 3%। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइट्स होते हैं। सबसे पहले 60 से 65% 65 है। सबसे ज्यादा अबंडेंट है, मोर देन 50% इनका काउंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। और इनका फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस कराते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन है तो उसको फटाफट से फैगोसाइट, फैगो का मतलब होता है खा जाना, टू ईट। साइटोसिस किसी सेल को, कोई फॉरेन सेल अगर बॉडी में आया। लिम्फोसाइट मैम 20 to 25%। फंक्शन मैम इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडीज बनाते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्सेस करते हैं। ठीक है। मोनोसाइट्स 6 to 8%। और मैम ये फैगोसाइटोसिस होता है। ये भी वही जो वो करता है न्यूट्रोफिल्स। साइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। तो वी हैव टू सेल्स जो कि दोनों की दोनों फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व है। कौन सी? एनएम, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, दोनों की दोनों फेगोसाइटोसिस में ही अपना फंक्शन दिखाती है। अब जो ये आपके पास लिम्फोसाइट्स है, ये भी दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो बोन टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। थाइमस। बोन मैरो वाला पार्ट होता है, ये किस टाइप की इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड कराता है? बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी ये हमको प्रोवाइड कराता है। ठीक है। और जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट है तो कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है? सेल मेडिएटेड। मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। अब इन दोनों में ना डिफरेंस देखो, एक बार छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आया, ठीक है, उस पैथोजन को किल करने के लिए हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनवाएंगे, नहीं बनवाएंगी? तो वो एंटीबॉडीज बनवाने का जो फंक्शन है वो किसका है? ह्यूमरल इम्यूनिटी का है। और थाइमस का काम क्या होता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ कि किसी ने कोई टिश्यू ग्राफ्टिंग कराया, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर एक नया सेल जा चुका है ना, परमानेंटली एक नया टिश्यू जा चुका है। तो होता है ना कि आपने किसी का कोई सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ, किसी ने लीवर या किडनी कुछ भी ट्रांसप्लांट कराया, तो उसको ना डॉक्टर बहुत टाइम के लिए मतलब क्या करता है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देता है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का फंक्शन क्या होता है? वो आपके इम्यून सिस्टम को कुछ टाइम के लिए सप्रेस करके रखता है। क्यों? ताकि जो आपकी बॉडी के अंदर टिश्यू गया है उसको आपके टी लिम्फोसाइट क्या ना कर दे? किल ना कर दे। क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स का जो फंक्शन होता है वो क्या फंक्शन होता है? हमारी बॉडी के अंदर कोई नया पार्टिकल, कोई नया सेल ना आया हो उसको किल करने का काम करेंगे, और ये सिर्फ एंटीबॉडीज बनवाने का काम करता है। ठीक है। अब बी लिम्फोसाइट को बी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। टी लिम्फोसाइट का भी फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है, लेकिन इनका जो मैच्योर होता है ना, वो मैच्योर कहाँ पे आके होती है? थाइमस में आके होती है। अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं हुआ तो उसको कौन सी डिसीज हो जाएगी? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट SCID। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड इसका केस हमने कहाँ पढ़ा था? मैम बायोटेक में पढ़ा था। बायोटेक में पढ़ा था। कौन सा केस था? सेल थेरेपी, सेल थेरेपी, जीन थेरेपी। 4-year-old गर्ल को 1990 में सबसे पहले जीन थेरेपी दिया गया था। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इनके मैच्योरेशन के लिए? ADA एंजाइम, एडिनोसिन डीआइनेज एंजाइम। ठीक है। जीन थेरेपी में क्या हुआ था? हमने ADA एंजाइम बनाने वाला जीन उस 4-year-old गर्ल को दिया था। परमानेंट क्योर नहीं है, टेम्पररी क्योर है। परमानेंट कब होगा? जब इसको एम्ब्रियोनिक लेवल पे करेंगे। ठीक है। हमेशा मैंने बोला है नया पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पुराना नहीं भूलना है, पुराना रिवाइज करते चलना है आप लोगों को। क्लियर यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को? यस मैम।
अब जो ये हमारे पास न्यूट्रोफिल्स है ना, इन न्यूट्रोफिल्स का एक और नाम दिया जाता है पीएमएनएल. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमएनएल? मैम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड. पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइड. लिम्फोसाइट. साइड. पॉलीमॉर्फो का मतलब होता है इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है अलग अलग शेप्स के. ठीक है, क्लियर ये चीज सबको? यस मैम. चलो, अब हमारे पास हमने आरबीसी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया. अब हमारे पास क्या आ जाता है? सबसे थर्ड वन वाला इज थ्रोम्बोसाइट्स. यस मैम. थ्रोम्बोसाइट्स आर आल्सो नोन एज प्लेटलेट्स. यस मैम. सबसे पहला एंड मेजर क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, भाई प्लेटलेट्स किससे बनती है? कौन सी सेल के फ्रेगमेंटेशन से बनती है? मैम मेगा कैरियोसाइट्स. कैरियोसाइट्स. और ये मेगा कैरियोसाइट्स कहाँ पाई जाती हैं? मैम बोन मैरो. बोन मैरो. मैरो के अंदर पाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका काउंट बताओ क्या होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख. मैम 1,50,000 से 50,000 तक इनका काउंट होता है. इनका मेजर फंक्शन क्या है? मैम क्लॉटिंग है. क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग कराना. और अगर प्लेटलेट्स का काउंट आपकी बॉडी के अंदर बाय चांस डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली क्या इफेक्ट होगा आपकी बॉडी में? ब्लड. ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा ना. ब्लड. आपकी बॉडी में रिड्यूस हुआ, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट, इट विल कॉज excessive blood. एक्सेसिव क्लॉटिंग डिसऑर्डर. अब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा या नहीं होगा? यस मैम. ठीक है, तो ये इस चैप्टर का एक ऐसा पार्ट है ना जो मैंने आपको यहाँ पे फिनिश कराया है कि इसके अंदर से 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे. अब होता है ना जब कोई टीचर किसी चीज को 100% बोलता है तो वहां से क्वेश्चन आता ही आता है. ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ से क्वेश्चन ना डाले. यस कर लोगे इस चीज को? चलो, एनसीईआरटी भी आपको समझ में आ गया होगा. एनसीईआरटी का मैंने कौन कौन सा लाइन क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बताई है. यस मैम. अब इस टेबल पे आ जाओ, इस टेबल पे लिख लो इम्पोर्टेंट. अब 1 से 2 क्वेश्चन तो मैंने उससे बता दिया. अब एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा ही मिलेगा. सबसे पहला क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनर कौन है इनमें से? ब्लड ग्रुप. लिख लो यहीं पे साइड में अपनी एनसीईआरटी के, यूनिवर्सल डोनर. और ओ क्या है? मैम ये तो अच्छा, मैम डोनर तो वो है. डोनर तो ओ है. और ए बी? यूनिवर्सल रेसिपिएंट. रिसिपेंट. अच्छा दीपू मेरे को एक्सप्लेन करो यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या है इन जनरल लैंग्वेज. मैम जो सबको दे सकता है वो डोनर है और जो सबसे ले सकते हैं यूनिवर्सल. जिसका ब्लड किसी को भी blood डोनेट group किया क्या जा था? सकता है ना. अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपका ब्लड ग्रुप ए वाले को भी दिया जा सकता है, बी वाले को भी दिया जा सकता है, ए बी वाले को भी दिया जा सकता है ना. मैम ए बी ब्लड ग्रुप क्या था? यूनिवर्सल रेसिपेंट, रिसीवर है. ए बी वाला किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकता है. मैम पर इसमें भी तो मैम RH एंटीजन का होता है तो मैम ओ नेगेटिव ही दे सकता है मैम. मैम वो तो फिर सब आरएच वाला भी बताऊंगी, आरएच वाला भी बताऊंगी. एक बार सिर्फ नॉर्मल ब्लड ग्रुप वाले पे ध्यान दो. अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, लेट सपोज अदिति का ब्लड ग्रुप ओ है, तो अदिति अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी डोनेट कर सकती है बिना उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट कराए. होता है ना बहुत सारे एक केसेस ऐसे आता है हॉस्पिटल के अंदर जिसमें टाइम नहीं होता कि हम इनका ब्लड टेस्ट करें या कुछ भी करें, तो उनको फटाफट से तो क्या करता है डायरेक्टली ब्लड ग्रुप ओ डालना शुरू दे देता है, मेजरली ब्लड ग्रुप ओ दे देता है. क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ के आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजेंस नहीं है. अब एंटीजेंस नहीं है तो किसी की बॉडी में जाके वो कुछ करेगा ही नहीं. किसी की भी बॉडी में हम उसको डाल सकते हैं क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है. अब हम किसी की बॉडी में एंटीजन नहीं डालेंगे तो भाई उसकी बॉडी एंटीबॉडीज क्यों बनाएगी?
नहीं बनाएगी ना। तो ध्यान रखना है, ओ वाले की बॉडी में, ओ वाले की आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए हम इसको किसी को भी डोनेट, मैक्सिमम यहीं पे कंफ्यूज होते नहीं होता। अच्छा हैंड रेज करके बताओ कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम बहुत बच्चों को मैंने देखा है, बहुत गलतियां करते हो इन क्वेश्चंस में। तो इसलिए ट्रिक के थ्रू हो कैसे भी, बट याद कर लो, किसी को भी हम ब्लड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो मेरा ब्लड है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है। अब एंटीजन नहीं है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज है। अब हम किसी की बॉडी में एंटीबॉडी डालेंगे तो उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आने वाला ना। हार्म कौन करता है, हार्म तो एंटीजन करता है, एंटीबॉडीज थोड़ी ना करता है। चलो ये हुआ हमारा डोनर वाला। अब लेट सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। अब मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैं क्या ए ब्लड ग्रुप वाले, अगर मेरे को कोई ए का ब्लड देने लग जाए तो क्या मैं एक्सेप्ट करूंगी उसको, मेरी बॉडी एक्सेप्ट करेगी? बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. नहीं करेगी भाई, नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीबॉडीज हैं बी के, और मेरी बॉडी में ए ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीबॉडीज। मैम दोबारा समझा दो। देखो केस समझो, मेरा ब्लड ग्रुप है, ये हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपेंट, ठीक है। मैंने आपको क्या केस बताया था, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या मेरे को ए वाला दिया जा सकता? नहीं, इसका उल्टा केस लो, उल्टा उल्टा। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, नायु का ब्लड ग्रुप ए है, नायु को ब्लड चाहिए और उसके पास कुछ नहीं है डोनेट करने के लिए, सिर्फ शिवानी मैम है। क्या नायु को मेरा ए बी ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है? नो मैम। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि अभी मैम मैम इसके खिलाफ हाँ, क्योंकि नायु का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन है ए के, है एंटीजन, और उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज है बी के एंटीबॉडी है। और अगर मैं उसको ए बी ब्लड ग्रुप दूंगी तो ए बी के ब्लड ग्रुप के साथ बी एंटीजन जाएगा और उसकी बॉडी में ऑलरेडी उसकी एंटीबॉडीज है, तो एंटीबॉडीज बी को किल नहीं कर देंगे क्या? यस मैम। तो नहीं दे सकते। अब बात करते हैं बी वाले की, कि क्या हम बी वाले को दे सकते हैं ए बी का ब्लड ग्रुप? नो मैम। नहीं मैम, क्योंकि अब एक इसके पास एंटीबॉडी है ए के और मैं एंटीजन डाल रही हूँ तो भाई ये मेरे एंटीजन को किल कर देगा, नहीं दे सकते, है ना। अब इसका उल्टा केस ले लो, ए बी ब्लड ग्रुप है, क्या मैं ए ब्लड वाले को, मतलब ए बी मेरा है तो क्या मैं ए वाला ब्लड ले सकती हूँ? यस मैम। मैं ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है भाई, कोई भी ब्लड दे दो मेरे को चलेगा, सब चलेगा ना। यस यस मैम। मैम। सेम मैं बी वाला भी ले सकती हूँ, नो Yes. एंटीबॉडी, मैं सेम ए Yes, ma'am. दैट्स व्हाई आई एम यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रेसिपेंट, ठीक है। ये केस आपका याद रखना। मैक्सिमम बच्चे ए बी और ओ में कंफ्यूज होता है, और ये वाला तो सिंपल है भाई, किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए के होंगे लेकिन एंटीबॉडीज बी के होंगे, तो इसलिए हम ए वाले को बी का ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते ना, क्योंकि बी के एंटीबॉडी है उसके अंदर। तो अगर हमने बी वाला दिया तो बी के एंटीजन दे जाएंगे तो ये एंटीबॉडीज को किल कर देंगे। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा बस। क्लियर? यस मैम। चलो, अब बाय चांस अगर ब्लड ग्रुप का मिसमैच हो जाता है तो मिसमैच होने से क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर आपका ब्लड ग्रुप मिसमैच हो गया, मेरा ए था मेरे को बी वाला चला गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाएगा, जिसको क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी भी बोलता है। आपका ब्लड क्लोट करना शुरू कर देगा, क्लम्प्स बन जाएंगे आपकी बॉडी में ब्लड के, और ब्लड के क्लम्प्स बन जाएंगे तो आपकी ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो नहीं कर पाएंगे ना इजीली, ब्लड आपका फ्लो नहीं कर पाएगा। और क्या आपका प्रॉब्लम किसमें आएगी? इनडायरेक्टली आपके हार्ट पे प्रॉब्लम आएगी, आपको हार्ट अटैक, माइनर अटैक, मेजर अटैक कुछ भी आ सकता है। यस युक्ति, बोलो युक्ति बेटा, कोई डाउट है? ये ब्लड ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट बताना है कि युक्ति फिर से? सिंपली ध्यान रखना है बेटा, मैं यूनिवर्सल डोनर हूं, मैं किसी को भी ब्लड दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है। लेट सपोज मैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट हूं, ए बी हूं, तो मैं किसी से भी ब्लड ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। एंटीजेंस क्या है? एंटीजेंस आर लाइक पैथोजेंस।
एंटीजन पैथोजन है, ठीक है, और एंटीबॉडीज उसको किल करने वाली दवाइयां हैं। एंटीजन पैथोजन है, तो मेरी बॉडी के अंदर मैं ब्लड ग्रुप ए, लेट्स सपोज चलो मेरी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन नहीं है, नो एंटीजन, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। मेरी बॉडी में कोई पैथोजन नहीं है, तो मैं किसी को भी ब्लड दे सकती हूँ, यस मैम। क्योंकि मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी ना, कोई पैथोजन नहीं है मेरी बॉडी में, मैं किसी को भी ब्लड दे सकती हूँ। मेरी बॉडी में कोई भी दवाइयां नहीं है, मेरे ब्लड में कोई मेडिसिन नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो मैं किसी का भी ब्लड ले सकती हूँ। यस मैम। यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गई, बस इतना सा याद रखना है। मैम यहाँ आरएच का कुछ नहीं रहता है? आरएच वाला बताती हूँ अभी। देखो आरएच क्या होता है, आरएच सबसे पहले कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था? मैम मंकी रिंसस Rhesus मंकी monkeys. किया गया था। अब ये आरएच है क्या? आपका आरबीसी है, शेप क्या है आरबीसी की? पाई कॉनकेव शेप है। अब ये हम लोग ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ये सब अलग अलग बात करते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है? ये ए बी एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होता है जो कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है ऐसे। ए ब्लड ग्रुप जो होता है एक अलग टाइप की शुगर प्रोड्यूस करता है, बी ब्लड ग्रुप एक अलग टाइप की शुगर प्रोड्यूस करता है, और ए और बी दोनों अलग अलग टाइप की शुगर प्रोड्यूस करता है। क्या ओ किसी टाइप की शुगर प्रोड्यूस करता है? इसमें ma'am. जेनेटिक्स में आता है, नो मैम। जेनेटिक्स में आता है। ओ किसी भी टाइप की शुगर नहीं प्रोड्यूस करता, ठीक है। मैम जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा तो उसकी बॉडी में तो कोई शुगर प्रोड्यूस होगी नहीं। उसकी बॉडी में उसका आरबीसी कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। आरबीसी वैसे तो शुगर होगी, ग्लूकोज होगा वैसे बॉडी में, बट आरबीसी नहीं कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, आपके आरबीसी के ऊपर एक और स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आरएच प्रोटीन। एक प्रोटीन ही है ये, सबसे पहले ये किसमें? रीसस मंकी में पाया गया था, तो इस प्रोटीन का नाम आरएच प्रोटीन रख दिया। अब जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, लेट्स सपोज ये रेड कलर का मैंने बना दिया यहाँ पे, ये आरएच है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? और इसके पास ए ब्लड ग्रुप के है, ए ब्लड ग्रुप है मतलब ए ब्लड ग्रुप के एंटीजन है। अब ए के एंटीजन है तो एंटीबॉडी किसके होंगे? मैम बी की। बी की एंटीबॉडी होंगी, तो ये कैसे हो गया? ए पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर ये आरएच प्रोटीन नहीं है बाय चांस, तो ये क्या कहलाएगा? ए नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो हमेशा हमको क्या ध्यान रखना है कि अगर मेरे को किसी ए पॉजिटिव वाले को ब्लड डोनेट करना है तो ए पॉजिटिव वाले को हम ए पॉजिटिव का ही दे सकते हैं या फिर ओ पॉजिटिव वाले का दे सकते हैं। पहला तो हमको ब्लड ग्रुप मैच करना है उसका, सेकंड हमको उसको मैच करना है कि अगर हम किसी पॉजिटिव वाले को ब्लड दे रहे हैं तो पॉजिटिव का ही दें। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेट सपोज आप हो ए नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में आरएच प्रोटीन नहीं है ना, लेकिन आपने इसको ब्लड डोनेट कर दिया, कौन सा? ए पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला ब्लड डोनेट कर दिया। आपकी बॉडी में ऑलरेडी आरएच नहीं था, आपने बाहर से आरएच दे दिया, तो आपकी बॉडी उस आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनवाएगी क्या? यस मैम। बनवाएगी ना। ए तो मैच कर गया, आपका ब्लड ग्रुप मैच कर दिया, लेकिन ये आरएच मैच नहीं किया, जिसकी वजह से आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगे। यस मैम। और ये एंटीबॉडी बनते ही उसको क्लम्पिंग करना शुरू कर देगा, तो इसीलिए बोला जाता है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी भी चेक की जाती है हमेशा ब्लड ग्रुप के टाइम पे। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, अगर हम नेगेटिव वाला दे पॉजिटिव को, तो जैसे ए प्लस को अगर हम ए नेगेटिव दे तो अब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब भी होती है क्योंकि जो अब हमारी बॉडी में ऑलरेडी कौन से वाले थे? वो वाले आरबीसीज थे, वो वाला ब्लड था जिसके ऊपर आरएच थे, लेकिन अब आपने बाहर से ऐसा दे दिया जिसके पास आरएच नहीं है, तो मिसमैच तो होगा ना वहां पे। यस मैम। आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी उनको, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर तो आरएच प्रोटीन है, ओके मैम। ठीक है। तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी जरूर चेक करनी बहुत जरूरी होती है। अब इसके यहाँ पे एक केस आता है हमारे पास जहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस
fetal, fetals. इसकी स्पेलिंग फेटेलिस। अब इसको ना डायरेक्टली याद रखना है, देखो पूरा डिटेल में मत जाना इसके। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस एक केस है। ये केस कब लगेगा? जब आपकी जो मदर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? आरएच नेगेटिव होनी चाहिए। और मदर है, फादर क्या होना चाहिए? हमेशा Positive. पॉजिटिव। होना चाहिए। अब फादर और मदर से जो इनका फर्स्ट बेबी आएगा, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बेबी आएगा वो कैसे? आरएच नेगेटिव है। अब चांसेस दोनों ना, 50% चांसेस है बेबी आरएच नेगेटिव भी हो सकता है, 50% चांसेस है बेबी आरएच पॉजिटिव भी हो सकता है। लेट्स सपोज फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बेबी बन गया वो बन गया आरएच पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इन मदर की बॉडी के अंदर एक ऐसा बेबी है जिसके पास आरएच प्रोटीन है, लेकिन मदर की बॉडी में आरएच प्रोटीन नहीं है। तो ये जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी ये तो सक्सेसफुल हो जाएगी। यस। फर्स्ट प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि जो मदर और बेबी फीटस होता है उन दोनों का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता, वो सेपरेटेड होता है प्लेसेंटा के थ्रू। यस मैम। लेकिन जब इस बेबी का होगा बर्थ ड्यूरिंग पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होता है ना, जो बेबी का ब्लड होता है वो मदर के ब्लड के साथ कुछ ब्लड मिक्स हो जाता है, ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है। अब ब्लड की मिक्सिंग होने की वजह से अब मदर की बॉडी में चले गए आरएच पॉजिटिव वाले फैक्टर। तो मदर की बॉडी ने क्या बना लिया अपनी बॉडी के अंदर? एंटीबॉडी एंटी-आरएच बना लिए। ठीक है, अब एंटीबॉडीज बनाते ही अब लेट सपोज सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, नो प्रॉब्लम सबा। सेकेंड प्रेगनेंसी में भी अगेन जो बेबी बन गया वो कैसा बन गया? आरएच पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन मदर की बॉडी में तो आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है, मदर की बॉडी में आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है। तो इसका मतलब ये जो एंटीबॉडीज है कभी भी इस बेबी को ग्रो नहीं करने देंगे ना, इसको यस kill- मैम। एक बार फिर बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे किल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या केसेस आ सकते हैं यहाँ पे? क्या क्या केसेस आएंगे? आरएच अमोनिया, बच्चे को हार्म होगा नहीं तो माँ को। पहला केस एनीमिया आ जाता है। एनीमिया हो जाता है, या फिर बेबी को जॉन्डिस हो सकता है। जो मैक्सिमम आप लोगों ने सुना होगा मिसकैरेजेस के चांसेस होता है ना, वो मिसकैरेजेस के चांसेस का केस एक ये भी रहता है फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन अवॉइड इट? मैम जो फर्स्ट प्रेगनेंसी की डिलीवरी जब होती है उसके बाद तुरंत ही उसे एंटी-आरएच एंटीबॉडीज दे दी जाती है। सॉरी, हाँ ये सदी थी। तो हम क्या कर सकते हैं ना, जब ये फर्स्ट बेबी हुआ था ना पार्चुरेशन के टाइम पे, तो इसी केस में ना जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर मदर को क्या लगा देते हैं? RH एंटीबॉडीज। आरएच एंटीबॉडीज, मतलब आरएच एंटीबॉडीज के अगेंस्ट इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोगाम इंजेक्शन, जिसकी वजह से मदर के अंदर जितने भी एंटीबॉडीज बने हैं आरएच के अगेंस्ट वो सब किल हो जाएंगे। यस। अब सेकेंड प्रेगनेंसी में बेबी चाहे आरएच पॉजिटिव बने नेगेटिव बने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डन। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा फर्स्ट प्रेगनेंसी सक्सेसफुल क्यों हुई? क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू जो ब्लड था वो मिक्सअप नहीं हुआ। आरएच ये वाला जो फैक्टर है कब लगेगा? ये फैक्टर सिर्फ तब लगेगा जब मदर आरएच नेगेटिव है और उसका फर्स्ट फीटस आरएच पॉजिटिव है, सिर्फ तब लगेगा। इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? एंटी आरएच एंटीबॉडीज मदर को दिए जाते हैं। ठीक है, सैयद जैन अली मैम एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा इतना धीरे धीरे तुम एक्सप्लेन कर रही हो, इससे धीरे धीरे करूंगी तो चैप्टर फिनिश कैसे होगा? देखो सिंपली वो जो लास्ट वाला था उसमें। कौन से वाला बेटा? ये एंटी, बताओ बताओ। मैम वो जो RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव था। आरएच मैम नेगेटिव, जो वो मिक्सअप नहीं होते प्लेजेंटा के थ्रू। देखो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि आपके जो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस वाला केस है सिर्फ कब आएगा? ये जब आएगा मदर आरएच नेगेटिव है और बेबी आरएच पॉजिटिव, मदर की बॉडी में आरएच प्रोटीन नहीं है,
लेकिन बेबी के अंदर RH प्रोटीन है, तो पहली प्रेगनेंसी में तो ब्लड मिक्स नहीं होता, तो लेकिन डिलीवरी के टाइम पे मिक्स हो जाता है, तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाता है, उसको किल करने के लिए रोगाम इंजेक्शन दे दिया जाता है। RH प्रोटीन होता क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। ये आया बेटा समझ में? यस मैम। चलो, तो यहाँ से देखो, अब तक जितना मैंने आपको पढ़ा दिया ना, यहाँ से 3 क्वेश्चन तो आपके मिल जाएंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट से। मैम इससे चलो, कितने क्वेश्चन आते हैं? क्या क्या इससे कितना क्वेश्चन आता है? बेटा? इस पूरे चैप्टर से आप मान के चलो 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज होता है ह्यूमन फिजियो का, और एक चैप्टर कट हो चुका है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाला, और आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी टॉपिक कट हुआ है, तो वेटेज बढ़ गया है हर एक चैप्टर का। ठीक है मैम, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो हमारे उधर ही बन गए, इसके वजह से पूछा, मुझे लगा ज्यादा आता है। 3 क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है क्वेश्चन, कि गारंटेडली अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिसिस से भी आया हुआ क्वेश्चन है। जहां से क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ वो पार्ट में आपको करा रही हूँ। पूरे चैप्टर से आप मान के चलो 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। ठीक है मैम। अब आ जाता है ब्लड क्लोटिंग के ऊपर। अब क्लोट तो आपको समझते ही हैं कि आपकी बॉडी में कहीं पे कट लगा, तो कट लगने के बाद कुछ टाइम बाद उसके ऊपर ना ऐसे रेड रेड सा कोटिंग आ जाता है, एक है ना, व्हाइट व्हाइट सा बनता है, उसको हम निकाल देते हैं, फिर वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है वहां से, यस मैम। नहीं होता है। अब ये सब क्या होता है? अब ये क्या है? दिस इज द ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? फाइब्रिनोजन था ना, फाइब्रिनोजन और प्लेटलेट दोनों रिस्पॉन्सिबल थे। अब उस फाइब्रिनोजन को ही हमको समझ रहे हैं कि होता क्या है। अब क्लोटिंग में क्या बोलते हैं भाई? क्लोट में आपको क्या दिखता है? एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम दिखता है, रेडिश ब्राउन कलर का स्कम। कहाँ पे? जहां पे आपको इंजरी हुआ है वहां पे। अब वो जो स्कम है वो किससे बना है? वो किससे बना है? छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है फाइब्रिन के, जहां पे कट हुआ हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वहां पे आके एक बंच बना लेता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो बाहर ना जा पाए। अब ये फाइब्रिन आते कहां से है? आपके प्लाज्मा के अंदर एक चीज याद रखना, आपके प्लाज्मा के अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, बट वो सारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कैसे हैं? इनएक्टिव फॉर्म में है। अब लेट्स सपोज वो इनएक्टिव फॉर्म में ना होके एक्टिव फॉर्म में होते तो क्या हो जाता? हम आपका जो सारा हमारा blood बॉडी clot के अंदर ब्लड है वो क्लॉट होने लग होता जाता है। रहता है ना। तो इसका इसलिए आपकी बॉडी के अंदर जितने भी क्लोटिंग फैक्टर वो सब इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब आपकी बॉडी में कोई इंजरी होता है, उस इंजरी के टाइम पे आपके वो क्लोटिंग जो फैक्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो एक्टिवेट के लिए सबसे पहले क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर है फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन से ही हमको पता चल रहा है भाई इनएक्टिव है। अभी ये फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कराएगा कौन? एंजाइम। एक एंजाइम निकल के आएगा आपकी बॉडी से, प्लाज्मा से ही मतलब थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करा देगा किसमें? फाइब्रिन में। यही फाइब्रिन क्या करेगा? यही फाइब्रिन आपका क्लोट बनाएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है थ्रोम्बिन। कहाँ से आया? ये थ्रोम्बिन भी आता है, आता है आपका प्रोथ्रोम्बिन। क्योंकि थ्रोम्बिन भी एक्टिव फॉर्म में नहीं हो सकता आपकी बॉडी में प्रेजेंट, तो ये प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में होता है। प्रोथ्रोम्बिन से कन्वर्ट होता है किसमें? ये थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन। इसको कन्वर्ट कौन कराता है? थ्रोम्बोकाइनेज। अब इस थ्रोम्बोकाइनेज को कौन एक्टिवेट कराता है? कैल्शियम आयन। याद रखना है। तो ब्लड क्लोटिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कैल्शियम का होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? जब भी आपको इंजरी हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम आएगा, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराएगा, फिर ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कराएगा, और फिर ये फाइब्रिन आपका क्लोटिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है? तो ये एक चेन रिएक्शन दिख रही है आपको या नहीं? पहले एक कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो दूसरे को कर रहा है, फिर वो तीसरे को कर रहा है। तो वी कैन से कि जो आपका ये क्लोटिंग प्रोसेस है ये एक लिंक एंजाइम रिएक्शन है, जिसको हम कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि किस टाइप का प्रोसेस है यहाँ पे?
किस टाइप का एंजाइम, किस टाइप की रिएक्शन है, कर लोगे? यस मैम। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, बस सिंपल सा। चलो ये हो गया हमारे पास। अब आ जाता है हमारे पास द नेक्स्ट वन इज लिम्फ। लिम्फ बाद में पढ़ाऊंगी, पहले आ जाओ सर्कुलेटरी पाथवेज पे। अब सर्कुलेटरी पाथवेज में दो पाथवे आपको याद रखना है, चलो यहीं से देख लो। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको याद रखना है वो ओपन है, मतलब जो ब्लड है वो ओपनली फ्लो कर रहा है। ओपनली का मतलब होता है जैसे होता है ना हमारे घरों में छतों पे टैंक रखा रहता है, तो टैंक थर्ड फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे होता है और ग्राउंड फ्लोर तक पानी आना, तो ऐसे थोड़े ना कि ऊपर से पानी ऐसे टप टप करके आ रहा है उसी को आप यूज कर रहे हो, पाइपलाइंस के थ्रू आ रहा है ना प्रॉपरली। तो ऐसे ही आपका हार्ट है, आपके हार्ट से बहुत सारी वेसल्स निकली हुई हैं, आपके बॉडी के हर पार्ट में जो ब्लड जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, वेसल्स के थ्रू जा रहा है ना ब्लड फ्लो करता हुआ। यस मैम। तो इसका मतलब किस टाइप का आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन वी हैव सम एनिमल्स, ऐसे भी एनिमल्स है जिनके अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई वेसल्स वगैरह कुछ नहीं होते, सारा का सारा ब्लड किसके अंदर जाता है, ओपन स्पेस में जाता है। अब इस ओपन स्पेस को हम क्या बोलते हैं, साइनसेस बोलते हैं। अब ये साइनसेस पता है कैसे होता है, देखो ये लेट्स सपोज आपका हार्ट है, इधर से ब्लड आया और इधर से ब्लड आया, तो ये ब्लड आ रहा है हमारी बॉडी में, तो क्या हमारी बॉडी में इधर से वेसल आ रहा है, इधर से वेसल आ रहा है, बीच में मिलके कैपिलरी बना लेता है, ऐसे कैपिलरी का फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन अब ये कैपिलरी बना रहा है तो कैसा सिस्टम बन गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया ना। लेकिन ओपन के अंदर क्या होता है, ओपन के अंदर कैपिलरीज नहीं बनते, इधर से ब्लड आया, इधर से ब्लड आया और बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये ब्लड आके सारा का सारा इस ओपन स्पेस में चला गया, दैट ओपन स्पेस इज साइनस। ठीक है, याद रखना है। अब ये ओपन और क्लोज किस किस के अंदर पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपका आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क। आर्थ्रोपोड क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है ना, और मोलस्क सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, फर्स्ट लार्जेस्ट आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का। इसके अलावा सबके अंदर आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, ओपन और क्लोज में से कौन ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, वी हैव हाउ मेनी चैम्बर्स हर्ट, कितना चैम्बर हर्ट है हमारे पास, 4 चैम्बर हर्ट है। तो यहाँ पे भी 3 केसेस आता है, 2 चैम्बर हर्ट, 3 चैम्बर हर्ट एंड 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर। अब इसको ना बहुत लाइटली मैं समझाऊंगी। 2 चैम्बर हर्ट में क्या होता है, ऑब्वियसली एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल। वेंट्रिकल होता है। 3 चैम्बर हर्ट में 2 ऑरिकल है, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल है 4 चैम्बर हर्ट में 2, अच्छा 2 वेंट्रिकल। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना बहुत फास्ट चल रहा है, नो मैम। क्योंकि इतना तो हमको देखो करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बोला था आपको पहले सुबह ही बता दिया था कि आज मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, सो दैट आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करके आओ। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सपोज इसको बताती हूँ, ये यहाँ पे गिल्स है, ठीक है, और इधर है इसके बॉडी टिश्यूज। अब एक चीज ध्यान रखना, ऑरिकल और वेंट्रिकल, ये गिल्स है, गिल्स से ब्लड आ रहा है, कैसा ब्लड आएगा, गिल्स क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस मैम। और CO2 वाला ब्लड इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड। इतना तो क्लियर है ना सबको। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, आ रहा है, आ गया। ठीक है, अब ये टिश्यूज है, बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज सारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेंगे। यस मैम। अब ऑक्सीजन को ले लेंगे और ब्लड के अंदर क्या डाल देंगे, CO2 डाल दिया CO2। अब ये CO2 वाला ब्लड यहाँ से निकला वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से ऑरिकल, अब फिर गिल्स के अंदर गया। गिल्स ने क्या किया, गिल्स ने वहां से सारा CO2 ले लिया, सारा CO2 ले लिया और CO2 को बॉडी से बाहर निकाला और उसके अंदर ऑक्सीजन डाल दिया।
फिर ऑक्सीजनेटेड बना, फिर बॉडी टिश्यूज के पास आया, फिर बॉडी टिश्यूज ने ऑक्सीजन ले लिया, निकाल दिया। तो हार्ट इज ऑलवेज रिसीविंग विच टाइप ऑफ ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। क्या कभी हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है? नो मैम। तो that's why जो ये 2 चैम्बर हार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वीनस हार्ट। एक बार ब्लड फ्लो कर रहा है सिर्फ, तो वी विल कॉल इट सिंगल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। किसके अंदर पाया जाता है ये? मैम फिशेस के अंदर। फिशेस के अंदर पाया जाता है। सबको क्लियर है? हाँ मैम। नहीं हो रहा है यहाँ पे, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड बट इज ऑलवेज रिसीविंग ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, 3 चैम्बर हार्ट में क्या हुआ? अब ये कौन सा पार्ट है हार्ट का? और लेफ्ट लेफ्ट या राइट? राइट। राइट। गलत बोला था पहले, है ना? अपने हाथ के अकॉर्डिंग देखा करो। जो मेरा है ना, ये इधर मेरा राइट हैंड है, मैं इससे लिख रही हूँ, तो ये मेरा क्या होती है इधर? लेफ्ट। ठीक है, एंड लेफ्ट है, राइट है, राइट से याद रखता है। राइट इज ऑलवेज नॉट राइट, राइट हमेशा सही नहीं होता। तो हार्ट के केस में वो कैसे ब्लड रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना, जहाँ पे समझ नहीं आएगा सेम टाइम पे पूछ लेना। कॉन्सेप्ट फिनिश होने के बाद मत बोलना मैम फिर से रिपीट कर दो। जहाँ पे नहीं समझ में आया हैंड रेस करो, सेम टाइम पे पूछना, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप थोड़ा सा क्रैमिंग वाली चीज है। ठीक है, तो छोटी छोटी ट्रिक से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकल के किसके पास आया? वेंट्रिकल के पास आया, वेंट्रिकल के पास। अब वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगा? लंग्स में लेके जाएगा। यस मैम। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किधर? लेफ्ट में। फिर लेफ्ट से ये वेंट्रिकल के पास आएगा, और वेंट्रिकल इसको बॉडी टिश्यूज तक जाएगा। तो वेंट्रिकल एक क्या है? मिक्सिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है ब्लड का? यस ब्लड का मिक्सिंग हो रहा है यहाँ पे। और सर्कुलेशन क्या है? ना डबल सर्कुलेशन है ना सिंगल सर्कुलेशन है। कैसा सर्कुलेशन है? इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। प्लस ब्लड का मिक्सिंग हो रहा है। और जिसके अंदर भी ब्लड का मिक्सिंग होता है वो कभी भी अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। तो कैसे होता है? कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड। हम लोग कैसे हैं? वार्म ब्लडेड। और कोई बताना चाहेगा? अदिति, मैम पता नहीं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, नहीं रहता है? यस हाँ। यस मैम। फ्रॉग्स का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, नहीं रहता है? नहीं रहता मैम, इसलिए तो वो बात करते हैं। नहीं रहता मैम। नहीं रहता। तो ध्यान से याद रखना है, हम सब वार्म ब्लडेड है। वी ऑल आर वार्म। वार्म का मतलब क्या होता है? थोड़ा गर्म। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37। नॉर्मल 37 होता है ना। तो 37 का मतलब वो गर्मी वाला टेम्परेचर हो गया? हुआ नहीं हुआ? सेल्सियस पे गर्मी तो होती है, तो याद कैसे रहेगा हम लोग? हमारा बॉडी अच्छा नॉर्मल टेम्परेचर तो सबको याद रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। यस मैम। और 37 पे क्या आती है? गर्मी। गर्मी का मतलब वार्म। वी ऑल आर वार्म। क्लियर? हमारी ब्लड में, हमारी हार्ट में कभी ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता, इसलिए हम वार्म ब्लडेड है। लेकिन जिसके अंदर भी ब्लड का मिक्सिंग होगा वो कभी भी अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, तो दे विल बी ऑलवेज कोल्ड ब्लडेड। भाई जैसा बाहर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हुआ ना, तो उनको अपना बॉडी टेम्परेचर भी 15 करना पड़ेगा, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब हमारे बाहर सर्दी होती है तो हम लोग शिवर करना शुरू कर देते हैं, करता है नहीं करता है? बहुत सारे कपड़े, वुलन कपड़े पहनते हैं, क्यों? ताकि अपना बॉडी का टेम्परेचर हम लोग बाहर के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर पाए। हमारा अंदर का टेम्परेचर नहीं चेंज होता, लेकिन हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग्स वगैरह लगा के, गर्मी हुआ तो फैन एसी चला के बैठ गए। हम बाहर से ही तो चीजों को रेगुलेट करते हैं, इंटरनली नहीं कर सकते ना। यस मैम। तो इंटरनल टेम्परेचर, अब ये मत बोलना मैम हम भी तो कर लेते हैं, सर्दियां होती हैं तो हम लोग कपड़े पहन लेते तो नहीं लगती सर्दी, गर्मियों में एसी में बैठ जाता है, वो हम एक्सटर्नली कर रहे हैं। हम यहाँ पे इंटरनल की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हमेशा। तो वो कौन कौन होंगे आपके? कौन कौन होंगे? रेप्टाइल।
तो इसका मतलब हमारे पास जो आपका 3 चैम्बर हर्ट है वो किसके अंदर मिलेगा? 3 चैम्बर हर्ट हमको मिलेगा आपका क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। एम्फीबियन। क्रोकोडाइल में क्रोकोडाइल में तो 4 चैम्बर हर्ट होता है यस मैम। बेटा। इतनी मिस्टेक कैसे कर सकते हो? 3 चैम्बर हर्ट एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में होता है, और रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर। क्रोकोडाइल तो छोटी क्लास से पढ़ाया जाता है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हर्ट होता है। सारे रेप्टाइल में 3 चैम्बर हर्ट है, तो जिसके अंदर 3 चैम्बर हर्ट होगा ब्लड मिक्स होगा, और ब्लड मिक्स होगा तो दे विल ऑलवेज कोल्ड ब्लडेड हो गया। एनिमल किंगडम का एक टॉपिक याद हमको? यस मैम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने हर्ट पे। वी हैव 4 चैम्बर हर्ट। अगेन ये हमारा कौन सा पार्ट है? राइट, और ये हमारा लेफ्ट पार्ट है। लेफ्ट में आएगा राइट में कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सी। वेंट्रिकल के पास आया, वेंट्रिकल डीऑक्सी को किधर लेके जाएगा? लंग्स के पास लेके जाएगा। इधर से ऑक्सीजनेटेड इधर वेंट्रिकल में आया, और ये वेंट्रिकल पूरा बॉडी टिश्यू लेके जाएगा। दिस इज 4 चैम्बर हर्ट। और ये 4 चैम्बर हर्ट किस किस के अंदर पाया जाता है? बर्ड्स क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। इन सब के अंदर आपका 4 चैम्बर हर्ट पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक सारी चीजें? यस मैम। चलो, अब जितना मैंने देखो आपको बताया ना कि ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है, ये हो जाता है, वो सब इन्होंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है कि भाई बर्ड्स और मैमल्स के अंदर अलग अलग चैम्बर है, ब्लड मिक्सिंग नहीं होता। बट एम्फीबियंस रेप्टाइल में लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड और राइट के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड, तो मिक्स हो जाता है क्योंकि एक ही वेंट्रिकल है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। लिखा हुआ है ना सही वही सारी चीजें जो मैंने बताया अभी? यस मैम। चलो, तो अब यहाँ तक हो गया। अब ये बोलता है लेट अस स्टडी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं। अब हमको यहाँ पे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है। अब इस ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने के लिए हमको हार्ट ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। अब अगेन डिटेल नहीं कराऊंगी, जितना पार्ट रिक्वायर्ड है सिर्फ वो कराऊंगी, बट मेक श्योर साथ साथ याद करते चलना। ऐसा मत छोड़ना कि बाद में कर रहा है ये। अच्छा, ट्राई करना कि ना आप इसको ड्रॉ करो मेरे साथ साथ। जो लेबलिंग मैं कर रही हूँ वो लेबलिंग आप लोग भी करो, चाहे आप रफ कॉपी खोल के बैठ जाओ या कैसे भी खोल के बैठ जाओ। देखो, है ना, बिल्कुल सिंपल सा हार्ट बनाने का तरीका। अब वो एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखो ना, वो बहुत डिफिकल्ट सा लगता है, बट उसी को ही ना शॉर्ट में समझा दूंगी मैं आपको पूरा। ये आपके पास है, दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हुआ। यहाँ पे हमेशा आएगा कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसको मैं लिखूंगी ब्लू से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं करूंगी रेड से। ये एक ऑरिकल है, ये एक ऑरिकल है, दोनों ऑरिकल्स के बीच में एक सेपरेशन है। यस मैम। तो इस सेपरेशन को हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। एट्रियल सेप्टम। एज वेल एज दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम है, इसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम है, यस मैम। इसको बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेरी गुड। ठीक है, अब ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। तो हमारी जितनी अपर बॉडी है, अपर बॉडी में ये आएगा सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। कौन? सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, और इधर से आएगा सारा का सारा, नीचे से लेके आएगा ये इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, सारा ब्लड आया सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, अपर बॉडी से, लोअर बॉडी से, और ब्लड आ गया किधर? राइट एट्रिया में। अब इस एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जैसे होता है ना, एक रूम से निकल के दूसरे रूम में जाता है, बीच में दरवाजा आता है, नहीं आता है?
अब वो आपने देखे होंगे दरवाजे, कुछ दरवाजे तो ऐसे होता है जिनमें ऐसे 2 डोर्स होता है, और कुछ ऐसे होता है ना 3 तरीके से खुलने वाले, 3 पहले एक खोल देते हैं फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे खोलते हैं। यस यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दरवाजे, तो यहाँ पे जो राइट वाला पार्ट है ना, इसके अंदर जो दरवाजे है ना वो 3 दरवाजे हैं। क्यों 3 दरवाजे हैं? क्योंकि भाई इसके पास इम्प्योर ब्लड है, और जहाँ पे इम्प्योरिटी होती है वहां पे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। मैम किसके पास इम्प्योरिटी है? इम्प्योर ब्लड है ना इसके पास, राइट के पास यस मैम यस। इम्प्योरिटी है तो ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। यस मैम। 3 दरवाजे बनाए यहाँ पे, लेकिन हमारे पास जो राइट लेफ्ट वाला है उसके पास तो बिल्कुल प्योर हार्ट है, प्योर ब्लड है, तो उसको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको दे दिए सिर्फ 2 दरवाजे, है ना, क्योंकि एक रूम से निकल के दूसरे रूम में आएंगे दरवाजे तो लगेंगे, तो इन 3 दरवाजों को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। कस्पिड वॉल्व। यहाँ पे दरवाजों को हम बोलेंगे वॉल्व, ठीक है। और ये है आपका बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वॉल्व। बताओ यहां तक समझ में आया? यस मैम। Bicuspid valve is also known as mitral valve. Yes, युक्ति बताओ 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 बताओ। चलो, युक्ति का कोई डाउट नहीं है, ये आ गया समझ में। अब जो हमारा हार्ट होता है, चलो हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हार्ट हमारा लेफ्ट साइड होता है राइट साइड होता है? मैम लेफ्ट साइड होता है। मैम लेफ्ट के थोड़ा सा मिड में हाँ होता है। मैम लेफ्ट के साइड Slightly टू लेफ्ट। हाँ मैम। होता तो मिड में है, होता मिड में है, लेकिन थोड़ा सा ना लेफ्ट की साइड टिल्टेड होता है। टिल्टेड का मतलब समझ लो, झुका हुआ, यस मैम। है ना। और इसका साइज क्या होता है? बंद मुट्ठी जितना होता है। बंद मुट्ठी को क्या बोलते हैं? क्लेंच फिस्ट। क्लेंच फिस्ट। फिस्ट। ये बोलता है, ठीक है। अब ये सारा का सारा ब्लड आया, ऊपर से आ गया नीचे से आ गया। अब होता है ना कि आपके रूम में कोई बैठा, ठीक है, आपको एक रूम से उठा के दूसरे रूम में भेजना, तो आपको उसको पुश करना पड़ेगा ना, आपको उसको कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे अभी एक रूम में अदिति बैठी है, उसका भाई बैठा है, अदिति को भी प्यास लगी बहुत ज्यादा, तो अदिति क्लास छोड़ के नहीं जा सकती ना, तो अदिति अपने भाई को बोलेगी कि भाई जाके मेरे को 1 गिलास पानी ला के दे दे। तो अदिति को उसको 2-4 बार होता है ना, भाई लोग इतनी जल्दी काम थोड़े ना करते, बोलेगा मैं क्यों लेके आऊँ, खुद लेके आओ। होता है आप लोगों के साथ भी? यस मैम। यस मैम। अभी हुआ मैम। सेम चीज यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी पुश लगेगा, कौन लगाएगा? ऐसे नोट, इसको रुको, क्योंकि एक रूम से दूसरे रूम में भेजना है ना, तो यहाँ पे हमको लगेगा ऐसे नोट। एस ए की फुल फॉर्म, वैसे मेरा नाम ऐसे शिवानी अग्रवाल है, मैं तो इसको अपने नाम से याद रखती थी हमेशा, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड। अब होता है ना कि आपका अदिति ने अपने भाई को बोला, फिर अदिति का कोई और छोटा भाई, तो उस भाई ने उसको छोटे भाई को बोल दिया कि यार तू ला के दे, ठीक है, तो इसने अपना काम किसको दे दिया? दूसरे को दे दिया, एवी को दिया, काम ट्रांसफर कर दिया आगे। अब एवी की फुल फॉर्म वेंट्रिकुलर नोड। अब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड ने अपना काम आगे ट्रांसफर कर दिया। किचन में मम्मी जाने ही लग रही थी, उसने सोचा मम्मी जा ही तो रही है तो मम्मी को ही बोल देता हूँ, तो उसने मम्मी को दिया काम, और ये आ गया निकल के इधर सिग्नल। दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल है ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इस वॉल्स के बीच से जा रहा था सिग्नल, इसको क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ फिस्ट। बंडल ऑफ फिस्ट, ठीक है। अब मम्मी जैसे किचन में गई, मम्मी ने देखा वहां पे तो पापा ऑलरेडी आरओ से पानी भर रहे थे, मम्मी ने पापा को बोल दिया कि 1 गिलास पानी और भर देना, तो ये अब गया आपकी यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम फाइबर। इनका फंक्शन अभी समझाऊंगी, तो अभी सिर्फ सिग्नल ध्यान रखना। सिग्नल कहाँ से आया? एसए नोड से। एसए ने किसको दिया? एवी को दिया। एवी ने किसको दिया? बंडल ऑफ फिस्ट को दिया। किसको दिया? पुरकिंजी फाइबर। अब यहाँ पे ब्लड आके भर गया था, जैसे ही ब्लड भरा यहाँ पे आके एसए नोड ने सिग्नल देना शुरू कर दिया। अब सिग्नल देने पे क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्रेशर लगाएगा। अब अदिति 2-4 बार बोलेगी ना भाई को, तभी तो भाई उठ के जाएगा, या भाई किसी दूसरे को बोलेगा, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ
तो यहाँ पे ये आपके ये जो दरवाजे है ना, अब होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा दरवाजों के पीछे थोड़ी वो कड़िया टाइप के अगर आपने देखे होंगे, या फिर वो थोड़ी उसको बोलते हैं जंजीर लगी रहती है, तो यहाँ पे भी ना ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपकी कनेक्टेड है नीचे एक मसल से, ध्यान रखना। इन मसल्स को हम बोलते हैं क्या? कैपिलरी मसल। कैपिलरी मसल्स। और इन पैपिलरी मसल से आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड है। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉर्डे टेंडन। कॉर्डे टेंडेने। अब क्या होगा, ये पैपिलरी मसल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मतलब ये अपने आप को नीचे की साइड पुश करेंगी। अब जब ये नीचे की साइड पुश करेंगे तो थ्रेड खींचेंगे ना नीचे को, अब ये थ्रेड खींचेंगे तो दरवाजे खुल जाएंगे, ऐसे यस मैम। खुलेंगे नहीं खुलेंगे, तो दरवाजे खुल जाएंगे, ये सारा ब्लड यहाँ से निकल के राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, आएगा। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आया, अब इस राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक और पाइप जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाएगा कहाँ? लंग्स तक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे लंग्स तक गया, बात खत्म। अब लंग्स से आएगा कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स से आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा ऑब्वियसली पुल्मोनरी लिखेंगे क्योंकि लंग्स से कनेक्टेड है, और इसका नाम होगा पुल्मोनरी वेन। ठीक है, दिस इज पुल्मोनरी वेन। अब ये पुल्मोनरी वेन आएगा किधर आएगा? ये लेफ्ट एट्रियम मैम लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आया, तो ये आ गया इधर, इधर से ब्लड निकल के आ रहा है, आया ब्लड। अब लेफ्ट एट्रियम में आया, अगेन वही प्रोसेस होगा। साइनोएट्रियल नोड है तो देखो राइट साइड में साइनोएट्रियल नोड, लेकिन फंक्शन करती है इधर भी। मैम लास्ट में कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से बताऊंगी। देखो हमारा हार्ट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश किसने किया? साइनोएट्रियल नोड ने। दरवाजे खुल गए, कैसे खुले? पिपलरी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे की साइड पुश किया, कॉर्डे टेंडे ने खींचे तो दरवाजा खुला, ब्लड किधर आ गया? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से निकल के ब्लड किधर आया? पुल्मोनरी आर्टरी में। पुल्मोनरी आर्टरी कहाँ तक जा रही है? लंग्स तक। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, वहां पे CO2 आपकी रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर, ऑक्सीजन आ रही है, और ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो पुल्मोनरी वेन लेके आएगी किधर? राइट एट्रियम में। अब ये राइट एट्रियम में आया, अगेन दरवाजे खुलेंगे, दरवाजे खुले तो ब्लड कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे है आपकी क्या? अयोटा। हाँ, पुरकिंजी फाइबर्स के बारे में बताऊंगी फिर से, ये फिर से बताऊंगी मैं आपको, ये SAAV वाला। ठीक है, अभी अयोटा थोड़ा जूमिंग कम कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना था। अभी करूंगी, एक बार पूरा लिख लेते हैं ना। अयोटा कहाँ लेके जाएगा? पूरी बॉडी के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैला देगा। ठीक है, यस मैम। चलो अब इसको थोड़ा सा रिकैप कराती हूँ। सिंपली याद रखना, दोनों एट्रिया को कौन सेपरेट कर रहा है? एट्रियो इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल्स को कौन सेपरेट कर रहा है? इंटर सेप्टम। एट्रिया वेंट्रिकल को कौन सेपरेट कर रहा है? वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में दो दरवाजे हैं। राइट साइड में कौन सा दरवाजा है? ट्राइकास्पिड वाल्व। और लेफ्ट साइड में बाइकास्पिड वाल्व। वेरी गुड। फिर हमारे पास ऐसे नोड, ऐसे नोड को ही हम बोलते हैं, ऐसे नोड इज आल्सो नोन एज पेसमेकर, क्योंकि पेस वहीं से बन रहा है ना, स्टार्ट वहीं से हो रहा है। और फिर इस पेस को आगे कौन भेज रहा है? एवी नोड सेटल कौन कर रहा है? पेस सेटलर। पेस सेटलर। अब इसको ऐसे नोड को SA क्यों बोला? क्योंकि वो कहाँ पे है? साइनो एट्रिया, एट्रिया के बिल्कुल एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, जिधर से आपकी क्या आ रही है? सुपीरियर वेना कावा आ रही है, उसके वहां पे प्रेजेंट है बिल्कुल। और AV को एट्रियो वेंट्रिकुलर क्यों बोला? क्योंकि एट्रियो और वेंट्रिकुलर के जंक्शन पे प्रेजेंट है ये बिल्कुल, इसलिए इसको क्या बोला? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और फिर दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल के बीच में है क्या आपका? बंडल ऑफ हिस। और फिर आपकी दोनों वेंट्रिकल अलग अलग, लेफ्ट साइड में ये ना डिवाइड हो जाता है पुरकिंजी फाइबर, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल दोनों साइड में डिवाइड हो जाएगा। और इनका काम क्या होता है? बहुत हाई कॉन्ट्रैक्शन कराना, क्योंकि कोई भी चीज, अब यहाँ से ब्लड भाई इस पुल्मोनरी आर्टरी में क्यों जाएगा? क्योंकि जब हमारे
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ब्लड जाएगा। यस मैम। वो कॉन्ट्रैक्शन का काम कौन करेगा? ये जो पुर्किंजी फाइबर, ये पुर्किंजी फाइबर एकदम वो बिजली के सिग्नल के जैसे होता है ना, लाइट आपके मेन पावर हाउस में आती है, फिर वहां से अलग अलग रूम में फैलती है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है नहीं करता है वहां पे, आपने इसमें फिजिक्स में पढ़ा होगा। यस यस मैम। मैम। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन निकले एवी में गए, एवी से दोनों वॉल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन कराया, फिर अलग अलग वेंट्रिकल के बीच में वहां पे फ्लो करा, बिल्कुल करंट की जैसे फ्लो करता है एकदम से। ठीक है, आपका जो पूरा का पूरा हार्ट है वो किस मसल से मिलके बना हुआ है? कार्डियक मसल से मिलके बना हुआ है ना। लेकिन आपके हार्ट की कुछ मसल्स ने अपने आप को मॉडिफाई करके ये ऐसे नोड, एवी नोड, और इसके बाद बंडल ऑफ बंडल ऑफ एंड देन Purkinje fiber. फाइबर्स। ये 4 टाइप के टिश्यूज बनवा लिए, इनको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। टिश्यूज। याद रखना है, यही नोडल टिश्यूज क्या करता है, क्योंकि आपके हार्ट को आप सिग्नल थोड़े ना देते हो, आप अपने हार्ट को ऑर्डर देते हो कि अब आपको बीट करना है, अब आपको बीट नहीं करना है। आपको कभी फील होता है ये चीज कि आपका ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल में रुका हुआ है, आगे जा रहा है नहीं जा रहा है? आप कभी उसको कंट्रोल करते हो क्या अपने हार्ट को? नहीं नहीं। मैम। नो मैम। नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो आपका हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल है। ऑटो एक्साइटेबल मतलब अपना काम खुद करता है, ऑटोमेटिकली करता है, और वो ऑटो एक्साइटेबल हार्ट किस वजह से है? इन नोडल टिश्यूज की वजह से है। ऑटो एक्साइटेबल आपका हार्ट है। अब ये जो पेस बनाते हैं, वो जो करंट दौड़ता है, कितनी स्पीड से दौड़ता है? ऐसे नोड कितना स्पीड से करंट दौड़ाता है? 70 से 75 पर मिनट की स्पीड से। और एवी नोड से कितना आता है? ये अराउंड 60 हो जाता है, 60 से 65 लिख लेना। वैसे एनसीईआरटी ने सिर्फ ऐसे का दिया हुआ है, तो क्वेश्चन भी यहीं से आता है। और आपका हार्ट कितने टाइम्स बीट करता है? 72. एवरेज है 72। 72। तो इसका मतलब जब आपका ऐसे एक बार पेस बनाता है तो आपका हार्ट बीट कर रहा है। तो हार्ट बीट में हम क्या करते हैं कि आपका हार्ट कितना पेस बना रहा है 1 मिनट में, कितनी बार सिग्नल ऐसे से एवी में जा रहा है, एवी से बंडल ऑफ फिश में जा रहा है, बंडल ऑफ फिश से पुर्किंजी फाइबर्स में जा रहा है। आया समझ में? आपका हार्ट बीट आपको कैसे पता करते हो? यस मैम। और हार्ट कैसा है? ऑटो एक्साइटेबल है आपका। ऐसे नोड कहाँ है? लोकेशन याद रहेगा, अपर कॉर्नर पे है राइट एट्रियम के। एवी नोड कहाँ पे है? एट्रियोवेंट्रिकुलर के सेप्टम के बीच में। डन? यस मैम। चलो मैम एपेक्स क्या होता है? देखो एपेक्स बताती हूँ। ये आपका हार्ट ऐसे होता है, ऊपर से ये ब्रॉड है, नीचे से छोटे वाला पार्ट है। अभी बता, ऊपर वाला एपेक्स होगा या नीचे वाला एपेक्स होगा? नीचे वाला। नीचे वाला। ऊपर वाला क्या होगा? ब्रॉड है ना, तो ऊपर वाला बेस होगा और नीचे एपेक्स। एपेक्स होगा। याद है मैम। आफ्टर पुर्किंजी फाइबर, बेटा पुर्किंजी फाइबर्स के बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि लास्टली हमको वेंट्रिकल को ही तो कॉन्ट्रैक्ट कराना है ना, और वहां तक सिग्नल आता है, वेंट्रिकल कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो ये सारा, एक बार इस डायग्राम को भी देख लो जरा। ये आपका अयोर्टा है जो पूरी बॉडी में ब्लड लेके जा रहा है, कौन से वाला? ऑक्सीजनेटेड। ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, कैसा ब्लड लेके आ रही है पल्मोनरी आर्टरी? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ लेके जा रही है? अप टू हार्ट। पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम Lungs. लंग्स टू हार्ट तक लेके आ रही है ना। और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये नीचे एपेक्स हो गया, ऊपर बेस हो गया, तो आपको पता ही है। ये रहा आपका साइनोएट्रियल नोड, ये रहा इधर, ठीक है। ये इधर आपका एवी नोड, और ये आपका बीच में बंडल ऑफ फिश, और ये ना बंडल ऑफ फिश देखो लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो गया है। दिस इज योर पुर्किंजी फाइबर। और ये रहे आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्डेड टेंडन है, और ये नीचे मसल्स दिख रही है ना, इनकी लेबलिंग नहीं की हुई इन्होंने। दिस इज पैपिलरी मसल। मसल। अब बताओ,
अब लग रहा है क्या ये डायग्राम डिफिकल्ट आपको? नहीं ऊपर से आ रहा है सुपीरियर वेना कावा और ये नीचे से आ रहा है इंफीरियर वेना कावा। तो नीचे रहा है ये। ऐसा लग रहा है ना कि वेंट्रिकल के अंदर ओपन हो रहा है, लेकिन ये पीछे से जाके किसमें ओपन होता है? और 8 आर्टरी। आर्टरी में ओपन। ठीक है, अब इतना मैंने आपको ये पढ़ा दिया ना, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन बहुत आसानी से पढ़ लोगे कि हार्ट का ओरिजिन कैसा है, मेसोडर्म, ये छोटी छोटी चीजें तो कर लोगे ना। कहाँ पे होता है? थोरेसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में, स्लाइटली लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, साइज क्लेंच फिस्ट होता है। मेम्ब्रेन क्या होती है? पेरिकार्डियम होती है, दोनों पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है। अब एक और चीज याद रखना है, देखो यहीं पे बता देती हूँ। दोनों वेंट्रिकल्स पे, इधर आपका कौन सा वेंट्रिकल है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट और राइट में से एक वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। अब कैसे याद रखोगे? ज्यादा मेहनत का काम किसके पास है? लेफ्ट पार्ट के पास या राइट पार्ट के पास? राइट वाले के पास। राइट या लेफ्ट? लेफ्ट राइट। लेफ्ट के पास है ना, क्योंकि जो लेफ्ट है ना, इस लेफ्ट से अयोटा निकल रही है, और उस अयोटा को क्या करना है? आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना है। करना है नहीं करना है? लेकिन जो राइट वाला है भाई, इस राइट वाले को तो ब्लड को सिर्फ लंग्स तक लेके जाना है, और इस लेफ्ट वाले को तो लंग्स, वहां पे किडनी पे भी लेके जाना है, बॉडी के हर पार्ट में लेके जाना है। तो प्रेशर ज्यादा किस पे होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट पे लेफ्ट पे होगा। तो हमको वॉल्स थिक किसकी बनवानी है? लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल की बनवानी। एक सेकेंड रुकना, मेरे को चार्जिंग ऑन करने दो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो इसमें आपके पास लेफ्ट और राइट में से लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स है वो थिक होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, उसको पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना रहता है। और अगर हम आपको बोले एट्रिया और वेंट्रिकल में की कंपैरिजन में किसकी वॉल्स थिक होनी चाहिए? एट्रिया की या वेंट्रिकल? वेंट्रिकल। ऑब्वियसली वेंट्रिकल की होगी। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल की कंपैरिजन में हमेशा वेंट्रिकल की वॉल्स थिक होंगी। बट अगर दोनों वेंट्रिकल में कंपैरिजन करेंगे तो किसकी थिक होंगी? लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की होंगी। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। ये सब मैंने आपको बता दिया है, वॉल्स वगैरह जो भी है, पल्मोनरी आर्टरी, आयोटा। और अब एक चीज देखना, इसके अंदर ही बोलता है वॉल्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। अब ये बैकवर्ड वाला फ्लो, आई डोंट नो, मैं किसी क्लास में समझा रही थी बच्चों को लास्ट कुछ क्वेश्चन समथिंग में। चलो एक चीज देखो, अच्छा हमारे पास एक आर्टरी होता है और एक वेन होता है। हमेशा एक चीज याद रखना, आर्टरी जो होती है ना, वो हमेशा ओरिजिनेट होगी कहाँ से? हार्ट से। ठीक है, और वेन हमेशा कहाँ से ओरिजिनेट होगी? टिश्यू से। फ्रॉम टिश्यू से। अब ये कौन सा टिश्यू है? ऑब्वियसली हमारे पास लंग्स है, तो अगर लंग्स से निकल रहा है तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। अब आप खुद देखो ना, चलो यहीं पे आपको डबल सर्कुलेशन में समझा देती हूँ मैं। इसका डायग्राम हम बनाएंगे कुछ 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 कुछ। इधर टिश्यू, इधर हमारे लंग्स, और ये बीच में आपका हार्ट। ये आपका राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लंग्स से कैसा ब्लड आता है? हमेशा ऑक्सीजनेटेड ना। यस मैम। तो लंग्स से निकल रहा है ना ये चीज, देखो टिश्यू से ओरिजिनेट हो रहा है, तो नाम क्या होगा इसका? वेन होगा। यस मैम। लंग्स से, तो वी विल कॉल इट पल्मोनरी वेन। वेन। वेरी गुड। ठीक है, अब ये राइट से लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इस ब्लड को हमें कहाँ लेके जाना है? पूरी टिश्यूज में लेके जाना है, सारे बॉडी टिश्यूज में। यस मैम। अब निकल कहाँ से रहा है ये? हार्ट से। तो हार्ट से निकलने वाला हर एक वेन, हर एक वेसल्स का नाम आर्टरी, तो we can call it artery। और यहाँ पे हमने इसका नाम दिया था क्या? आयोटा। आयोटा। चलो, तो ये हो गया। अब टिश्यूज से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा,
टिश्यू से ओरिजिनेट हो रहा है, देखो यस मैम। कहाँ तक आएगा, टिश्यू से Right ओरिजिनेट हो रहा है तो वी विल कॉल इट, सिर्फ वेन बोलेंगे। अब वेन में भी दो नाम दिए थे, अपर बॉडी से आएगा तो सुपीरियर वेना कावा, लोअर से आएगा तो इंफीरियर वेना कावा, और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, और फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम कहाँ तक लेके जाएंगे, लंग्स तक लेके जाएंगे। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, हार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, किस तक जा रहा है, लंग्स तक, तो इसलिए इसका नाम हमने पल्मोनरी आर्टरी रख दिया। नॉमेनक्लेचर समझ में आया क्यों पल्मोनरी आर्टरी वेन ये सब बोला, क्योंकि एक चीज आप देख रहे हो, देखो बच्चे क्या सोचते हैं ना, बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि जो आर्टरी है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, लेकिन जब पल्मोनरी नाम सामने आ गया उसके, तो वो ऑक्सीजनेटेड थोड़े ना डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है, उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे वेन जो है वो डीऑक्सी ब्लड ले जा रही है, लेकिन जब उसके आगे पल्मोनरी ऐड हो गया तो वो ऑक्सीजनेटेड लेके जाने लग गई। होता है ना कंफ्यूजन जब हम थोड़ा सा इस चीज को समराइज करते हैं, तो रटना नहीं है, समझ लेना है कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ तक जा रही है। क्लियर? इज इट डबल सर्कुलेशन? यस मैम। डबल सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन भी दो टाइप के होता है, कौन कौन सा सर्कुलेशन होता है नश्वर? सिस्टेमिक और सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जिसमें आपका पूरा बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व है, और पल्मोनरी में सिर्फ आपके लंग्स इन्वॉल्व है। अब मेरे को चलो पल्मोनरी वाला बताओ, पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है? लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लंग्स। लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ये मैंने अच्छा ये उल्टा लिख दिया था, और राइट वेंट्रिकल है, वेरी गुड। लेफ्ट ऑरिकल प्लस, समझ में आया अदिति कैसे लिखा लेफ्ट ऑरिकल? देखो ना, लंग से एसोसिएटेड ये रहा, और ये लंग से एसोसिएटेड ये रहा, और बचा क्या? राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल। सिस्टमिक सर्कुलेशन बॉडी टिश्यूज तक जाता है। यस मुस्कान? मैम मुझे डबल सर्कुलेशन समझना था, इसीलिए ज्वाइन किया था मैंने। आगे समझ में? मैम अभी ज्वाइन किया जस्ट। तो ये चीज आपको मुझे पहले बताना था ना कि मैम आज की क्लास में मैं सिर्फ डबल सर्कुलेशन समझूंगी, तो जब डबल सर्कुलेशन स्टार्ट होगा मुझे एकदम मैसेज ड्रॉप कर देना, करना था ना? यस मैम। अब जो मैंने समझाया देखो, इससे डबल सर्कुलेशन क्लियर हो जाएगा आसानी से आपको। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन। नाम पल्मोनरी रखा, ओरिजिनेटेड कहाँ से है? लंग से, दैट व्हाई वी कॉल इट वेन। सेम यहाँ पे तक डीऑक्सी लेके कौन आता है? ओरिजिनेटर है हमारे बॉडी टिश्यूज से, तो पल्मोनरी, और निकल कहाँ से रहा है? हार्ट से, तो विल कॉल इट आर्टरी। ऐसे ही हमारे पास इधर आया डीऑक्सी ब्लड, वेन्स, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, तो किधर गया? लंग्स तक गया। दो टाइप के सर्कुलेशन होता है, सिस्टेमिक जिसमें बॉडी टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। डन? यस मैम। चलो ये आ गया हमको समझ में। तो यहाँ तक ना देखो मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दिया। अच्छा मैं कुछ समझा रही थी, अरे ये बैकवर्ड फ्लो समझा रही थी मैं, और समझाते समझाते पता नहीं कहाँ निकल गई। बैकवर्ड फ्लो, बैकवर्ड फ्लो में मैं आपको ये बता रही थी कि भाई जो ये आर्टरी है, ये आर्टरी कैसा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड ना, अगर हम इसको लिख दे, है ना? और वेन कैसा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो अब आप एक चीज बताओ, अयोटा के पास आर्टरी, अयोटा जो है इसके पास मेहनत ज्यादा है क्योंकि इसको पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाना है, मेहनत ज्यादा है, प्रेशर भी इसके ऊपर ज्यादा है, तो क्या इसके पास चांस है कि ये पीछे मुड़ के देखेगी, बैकवर्ड फ्लो करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे पास होता है ना, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से है, तो उसको पढ़ना तो है, नीट क्रैक करना है, लेकिन उसके पास एक और चीज है ना कि भाई उसको अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं पढ़ने के सिवा।
तो पढ़ेगा, क्योंकि एक तो उसका सपना है डॉक्टर बनना, प्लस उसको अपनी फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प करना, दो प्रेशर। और एक स्टूडेंट है जो बहुत हाई फाई फैमिली से बिलोंग करता है, पढ़ना नहीं पढ़ना उसकी चॉइस है। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसके घर वाले हैं उसका ध्यान रखने के लिए, उसको किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भेजने के लिए। तो चांसेस किसके ज्यादा है कि वो डाइवर्ट हो सकता है अपनी पढ़ाई से? मैम हाई फाई वाला ना, हाई फाई वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके पास प्रेशर नहीं है। तो सेम यहाँ पे है कि जो भाई जिसके पास काम ज्यादा है, उल्टा पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना है, तो उसके पास तो मौका ही नहीं है पीछे मुड़ के देखने का। तो क्या हमको जरूरत है वहां पे उसको वॉल्व्स देने की? नहीं जरूरत है। तो वॉल्व हम उसको किधर देंगे? डीऑक्सी वाले को देंगे भाई, क्योंकि इम्प्योरिटी है, धीरे धीरे ब्लड फ्लो कर रहा है, बैक फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पे हम वॉल्व देंगे। और वॉल्व देने में कैसे होता है? ऐसे वॉल्व्स होती है, यहाँ तक ब्लड आया, ये वॉल्व ओपन हो गई, यहाँ पे ब्लड आया, ये क्लोज हो गई ऐसे। तो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो इवनली फ्लो करता रहता है, इवनली फ्लो करता रहेगा। और आयोटा के अंदर कोई वॉल्व नहीं है, तो ब्लड जो होता है हमेशा जॉक्स में फ्लो करता है। ये हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन किया था ना अनश्वा ये वाला। हाँ मैम, PYQ था। क्लियर? Yes, ma'am. चलो, अब ये वाला चीज साइनोट्रियल नोड, एवी नोड, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये आपको एनसीईआरटी खुद से पढ़ना पड़ेगा। पुरकिंजी फाइबर्स कहाँ फैले हुए हैं, लेफ्ट और राइट बंडल्स में डिवाइड है, आर नोन एज बंडल ऑफ फर्स्ट। ठीक है, कितना इंपल्स जनरेट करता है, ऑटो एक्साइटेबल क्यों बोलता है? क्योंकि इसके पास एबिलिटी है जनरेट करने का एक्शन पोटेंशियल बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुली के, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑटो एक्साइटेबल। कितना इंपल्स? 70 से 75 पर मिनट करता है। पेसमेकर इसीलिए एसए नोड को बोलता है। और हार्ट कितना बीट करता है हमारा? 72 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक चीज आ जाती है, दो टर्म्स होती है, एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपका एक बीट में वेंट्रिकल ने कितना ब्लड फ्लो किया, ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट, एक बीट में कितना ब्लड पंप किया, उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक होगा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है? एक मिनट में काउंट करते हैं हम इसको, 1 मिनट में। तो ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, तो अब आप मेरे को बता सकते हो हमारे हार्ट का कार्डियक आउटपुट निकालो, चलो क्या है, कितना आउटपुट है हमारे कार्डियक आउटपुट कितना है हमारे हार्ट का? अगर हमारा देखो कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं, कार्डियक आउटपुट निकालेंगे हम स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, इफ आई टेल यू कि मेरा जो हार्ट है एक बीट में 100 ml ब्लड फ्लो कर रहा है, एक मिनट में 100 ml ब्लड पंप कर रहा है, और मेरी हार्ट की बीट है कितनी? 72। तो एक मिनट में मेरा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है? 7200 ml। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो कार्डियक आउटपुट दे दे, स्ट्रोक वॉल्यूम दे दे और आपसे हार्ट बीट निकलवा ले, तो निकाल दोगे ना? यस मैम। ये छोटी छोटी चीजें तो कर सकते हो आप। चलो यस। ये हमारा डन। अब कार्डियक साइकिल हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, बट कार्डियक साइकिल का भी बहुत सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि आपका सबसे पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एट्रिया सिग्नल किसको देगा? वेंट्रिकल को, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगी, फिर वो क्लोज होंगी। तो यहां तक आपको इसको पूरा पढ़ के आना है, यहां तक करने को आज हम इसको कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। डबल सर्कुलेशन मैं आपको करा चुकी हूँ, कल के लिए इसको इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि कल मैक्स ये आधे घंटे में फिनिश हो जाएगा, एंड उसके बाद हम लोग इसके PYQs लगाएंगे फिर। ठीक है, ओके मैम। इतना मैंने पढ़ा दिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से पहले तक का, आप लोग इसको पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ के आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए इसको आप नहीं छोड़ सकते। प्लस ओके क्लास में जो मैं PYQ